हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली, है ना। और मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक बातें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी और कैलकुलेशन ऑफ मोल भी हम लोगों ने कर लिया था अपना कंप्लीट, है ना। कि साहब अगर मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, नंबर दिया हो तो कैसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, है ना। और नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी, एटम भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब कर लिया था कंप्लीट, है ना। ये सब बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली थी कल, ठीक। एक सवाल लिखना, एक सवाल लिखो। 30 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, 30 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, 30 gram of carbonate ion is passed through any surface, passed through any surface in 100 second, in 100 second. Find out total current in ampere. Find out total current in ampere. क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कार्बोनेट आयन है CO3 माइनस कितना ग्राम, 30 ग्राम, है ना। कोई भी सरफेस है, लेट्स से ये अपना सरफेस है, यहां से पास हो रहा है। कौन पास हो रहा है बोलो? कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन के ऊपर तो चार्ज है ही, क्लियर है। यहां से पास हो रहा है, कोई दिक्कत? कितने में? टाइम क्या बोला गया? 100 सेकेंड। तो आपसे क्या बोला गया कि करंट निकालो, कितना एम्पियर करंट आएगा। क्लियर है ना। तो I इज इक्वल टू क्या? Q अपॉन T। तो हमें टोटली क्या निकालना है? बेसिकली Q निकालना है ना। तो इतने अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयन में कितना कूलम चार्ज होगा ये निकाल लेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, एम्पियर आ जाएगा। डू इट, करिए इसको। तो बोलो सबसे पहली बात, कार्बोनेट आयन का मोल कितना हुआ? CO3 माइनस का मोल कितना हुआ? नंबर ऑफ मोल। तब क्या बोलेंगे? सबसे पहले मास है कितना? 30, है ना, क्लियर। और मोलर मास कितना है इसका? 60। तो मोल कितना हो गया? 0.5, है ना, या 1/2 मोल आ गया, क्लियर, ठीक। तो नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन कितना हुआ? तब क्या बोलेंगे? नंबर। तब क्या बोलेंगे? 0.5 Na, 0.5 Na की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या है? 1/2। और ये क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कट गया तो कितना हो गया? 3.011 इंटू 10 की पावर 23। इतने तो आयंस हैं, अब एक आयन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो चार्ज की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इतने पे क्या होगा? तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, क्लियर। तो ये 2 मतलब से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अपनी आसानी के लिए इसको डिलीट कर दें 022 को, तो ये बच जाएगा 6। तो ये कितना हो गया? 9.6 इंटू 10 की पावर कितना? 4, क्लियर है ना। ये क्या हो गया? कूलम। अब बोला करंट निकालो, तो करंट विल बी व्हाट? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहां से Q कितना? 9.6 इंटू 10 की पावर 4 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 100 सेकेंड बोल दिया, क्लियर है। ये कूलम पर सेकेंड, इसी को तो एम्पियर बोलते हैं। सो योर आंसर विल बी 9.6 इंटू 10 की पावर 2 एम्पियर, क्लियर। मतलब 960 एम्पियर करंट पास होगा। ये अपना आंसर होगा, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक, जल्दी से नोट करो।
डन बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे टॉपिक्स कर लिए अपने कल ही कंप्लीट, है ना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोग डील कर ही सकते हैं। आज हम लोग कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म कर देंगे, फिर बाकायदा स्टोइचियोमेट्री में एंट्री करेंगे, ठीक। तो उसी तरीके का एक छोटा सा टॉपिक और है आपका एवरेज एटॉमिक मास। लिखिएगा एवरेज एटॉमिक मास। एक तो सिंपली हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, दूसरी चीज है क्या, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो सबसे पहली बात यह कि एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ी क्यों, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कोई एक चीज हो तब तो वही अपना सब कुछ है, लेकिन किसी एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म पाए जाएं जिसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, तो ड्यू टू आइसोटोप हमें जरूरत पड़ी किसकी, एवरेज निकालने की। जैसे अगर हम लोग बोले हाइड्रोजन, तो अपने पास हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, तो बोलेंगे 3, है ना। एक को हम लोग बोल रहे हैं 1H1, एक को बोल रहे हैं 1H2 और एक को बोल रहे हैं 1H3। इसको बोलते प्रोटियम, इसको बोलते ड्यूटेरियम, इसको बोलते ट्रीटियम। तो जब एक ही एलिमेंट का 3 फॉर्म एग्जिस्ट करने लगे, तो फिर हम लोग एटॉमिक मास किसके टर्म्स में डिफाइन करेंगे, मतलब एक ही एलिमेंट का 3 एटॉमिक मास हो जाएगा। सो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया किसका, एवरेज का। क्लियर। तो इसके लिए क्या बोला गया, एवरेज के लिए क्या कहा गया कि साहब आप कैसे डिफाइन करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो क्या बोला गया कि कोई भी एलिमेंट अगर E है, उसके अलग अलग आइसोटोप अगर एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से कि हमने बोला इसका एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर M1 है, इसका दूसरा आइसोटोप है जिसका मास नंबर M2 है, और इसका नेचुरल अबंडेंस, नेचर में अगर इसका परसेंटेज P1% है और इसका नेचर में परसेंटेज P2% है। क्लियर। तब एवरेज एटॉमिक मास कैसे डिफाइन किया गया, एवरेज एटॉमिक मास किसका, एलिमेंट E का, कैसे डिफाइन किया गया, तो क्या बोला गया, इसका मास नंबर पहले आइसोटोप का M1 इनटू इसका परसेंटेज दैट इज P1, सम कर देंगे किसमें, अगले में, इसका मास नंबर M2 और इसका परसेंटेज P2, और डिवाइड कर दिया कैसे, 100 से। कैसे डिवाइड कर दिया, 100 से। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। मान लो अगर 3 आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या कर देंगे, यही चीज 3 के लिए कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। क्लियर। तो ये है फॉर्मूला किसका, एवरेज एटॉमिक मास का। क्लियर। इसी पे अपना बिल्कुल 9th क्लास में ही क्वेश्चन था कि साहब क्लोरीन है, उसका 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, एक को बोलते क्या Cl35 और दूसरा है क्या Cl37, है ना। दोनों का नेचुरल अबंडेंस हमें याद ही होता है ना। एक कितना होता 75% और एक कितना होता 25। तो इसके लिए घबराना नहीं हो, तो सवाल में आपको दिया रहेगा, ये कितना होता 75% और ये कितना होता 25%, है ना। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ये बताइए कितना है। तो हम लोग क्या लगा देंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला, है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज एम एवरेज, क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास 35 इंटू इसका परसेंटेज 75 प्लस इसका एटॉमिक मास 37 और इसका परसेंटेज कितना 25 और डिवाइडेड बाय क्या 100। क्लियर है। ठीक, यहां से सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। मान लो 25 कॉमन आ गया तो 25 कॉमन ले लो, तो यहां कितना बचा 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, है ना। वेरी गुड। और प्लस क्या 37 डिवाइडेड बाय 100, यही ना। क्लियर। तो अब ये कितना हो गया 4 बार में कट गया और ये कितना हो गया 142, तो 142/4। सो दिस विल गिव यू 35.5। यहां से आता है एवरेज। इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। ठीक, तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था अपना एवरेज एटॉमिक मास। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।
हो गया? गुड। ऐसा एक टॉपिक है और छोटा सा, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने को पूछा जाएगा। परसेंटेज किस टर्म्स में? मास के टर्म्स में। मास के टर्म्स में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ना, उसका परसेंटेज पूछा जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो अपने पास कोई एक कंपाउंड है, लेट्स से CH4, मीथेन एक कंपाउंड है। तो मीथेन का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये किससे मिलके बना? तो बोलेंगे कार्बन एलिमेंट से। और किससे? तो हाइड्रोजन एलिमेंट से। कोई दिक्कत? ठीक। अब कार्बन का कितना एटम? तब बोलेंगे 1 एटम। और हाइड्रोजन का कितना एटम है? तब बोलेंगे 4 एटम। यही ना? क्लियर? इसका एटॉमिक मास कितना है? 12। तो ये कितना मास कंट्रीब्यूट करेगा? तो 1 एटम है और 12 यूनिट। क्लियर? तो कितना? 12। और ये कितना मास कंट्रीब्यूट करेगा? तब बोलेंगे एटम है 4 और एटॉमिक मास है 1, तो कितना यूनिट? 4 यूनिट। क्लियर? ये तो हुआ इसका कंट्रीब्यूशन। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होगा परसेंटेज कंपोजिशन का? परसेंटेज बाय मास बोलो किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन में, तो क्या बोलेंगे? मास कंट्रीब्यूशन। मास कंट्रीब्यूशन किसका? ऑफ दैट एलिमेंट, है ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका? कंपाउंड का, है ना, इनटू क्या? 100। क्लियर है? ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। तो मान लिया कि अगर हमसे इसमें पूछा, सवाल पूछा कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये अगर पूछा गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? यही फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो क्या बोलोगे? अब मास कंट्रीब्यूशन ऑफ किसी एलिमेंट का निकालोगे तब क्या बोलोगे? जैसा भी हम लोगों ने निकाला कार्बन का, कैसे निकाला? तो हमने देखा पहले एटम चेक कर लिया। एटम कैसे चेक करते हैं? यहां जो इंडेक्स दिया होता। क्लियर? तो इसका इंडेक्स कितना था? 1। तो यहां क्या पुट करेंगे? यहां अगर किसी एटम का लेंगे किसी कंपाउंड में, तो उस एलिमेंट का एक भी एटम हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इनटू क्या? इंडेक्स, है ना, उसका इंडेक्स। क्लियर? क्या इंडेक्स? मतलब वो एलिमेंट का कितना एटम उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। ठीक? और फिर डिवाइडेड बाय क्या? मोलर मास ऑफ कंपाउंड, या सारे एटम्स के मास का सम इनटू क्या? 100। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा, है ना? जैसे निकाल लो। तो अब अगर हमें निकालना परसेंटेज कार्बन का, तब क्या बोलेंगे? कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? इसका कितना है? एटॉमिक मास 12 और इंडेक्स कितना? 1 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना? तो 12 और 4 16। ये तो मोलर मास हुआ, है ना? 16 इनटू क्या? 100। क्लियर? तो डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 4 थिया 12, 4 चौके 16 और ये कितना? 25। तो ये कितना हो गया? 75%। तो इसमें कार्बन है और 2 ही एलिमेंट है, तो दोनों का सम 100 हो जाएगा। वहां से भी निकाल लेंगे 100 माइनस 75। इसका मतलब क्या? 25। या अगर फॉर्मूले से निकालना है तो क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 इनटू, अब क्या बोलेंगे? इसका इंडेक्स 4 डिवाइडेड बाय कितना? 16 इनटू क्या? 100। तो भी सॉल्व करेंगे तो 25 ही आएगा। क्लियर? ऐसे निकालते हैं परसेंटेज मास कंट्रीब्यूशन। करिए नोट।
हो गया, डन, ठीक है। यहीं पे अगर बोलते हैं इथेन अगर है तो बताओ इथेन में कितना परसेंटेज होगा कार्बन का और हाइड्रोजन का। देखो सवाल, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इथेन। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इथेन। करिए कैलकुलेट। हो गया, कितना है? हाँ ठीक से करो। हाँ 80% है ना, 80% क्या आएगा कार्बन। तो CH4 का क्या आया? CH4 में कार्बन का कितना आया? 75% है ना, और हाइड्रोजन का कितना आया? 25%। ये क्वेश्चन किया अभी हम लोगों ने। अब हमने आपसे बोला इथेन में निकालो, तो इथेन का फॉर्मूला क्या अपने पास? C2H6। ठीक, अब पूछा गया कार्बन का परसेंटेज बताओ और हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ। तो कार्बन का कैसे निकालेंगे हम लोग परसेंटेज? तो फिर वही फॉर्मूला है ना, क्या बोलेंगे? इसमें एटॉमिक मास कार्बन का 12, इंडेक्स कितना 2, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना, तो 12 दूना 24 और 6 30 है ना, इनटू क्या 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80। क्लियर, कितना हो जाएगा 80% है ना। ठीक, और हाइड्रोजन ही तो है इसके अंदर, तो 100 माइनस 80 का मतलब क्या? 100 माइनस 80 का मतलब क्या? 20% आंसर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर, ऐसे ही किसी का भी निकाल लेंगे। मान लो हमने एक सवाल दिया आपको, लेट वी हैव CH3COOH, CH3COOH, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? C2H4O2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बोला जाए इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास परसेंट बताइए। बोलो कितना हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका मोलर मास कितना है? 60 है ना, 60 आया होगा। ठीक, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो क्या बोलेंगे? कार्बन कितना है इसके अंदर? 2, एटॉमिक मास कितना है? 12, तो 12 इंटू 2 अपॉन कितना? 60 इंटू क्या 100, तो इससे काट दिया तो 5 और इससे काट दिया तो 20, तो ये हुआ 40%। ठीक, ऑक्सीजन की बात की जाए तब क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन इसमें कितना है? 2, एटॉमिक मास कितना है? 16, तो 16 इंटू बोलो 2, ये तो इंडेक्स, डिवाइडेड बाय कितना 60। ठीक, तो अब यहां क्या बोलेंगे? 2 से डिवाइड कर दिया तो 30, अच्छा इंटू 100 भी तो है 100, एक जीरो से तो ये जीरो चला गया। क्लियर, ये कितना हो गया 160, तो 160 बटा 3 कितना हो गया? 3 बचे 15 है ना, 53, 3 बजे 15 और 1 3 3 9, हाँ 53.33 ऐसा। क्लियर, अब ये दोनों जोड़ करके टोटल कितने हो गए? तो 40 50 90, तो क्या बोलेंगे 93.33। तो 100 में से यही घटा करके तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो जैसे निकाल लो। मान लो अगर आपको निकालना हाइड्रोजन का, तो आप अगर ऐसे ही निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन का क्या निकालेंगे? 1 इंटू 4 बटा 60 गुना 100 है ना, तो इससे कट गया तो कितना मिला 15, और फिर 5 से काट दिया तो 5 दिया 15, ये कितना 20, तो ये कितना 20/,
3, सो इट विल बी 6.67 ऐसा है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया परसेंटेज। ठीक, तो क्या निकला? कार्बन का परसेंटेज कितना निकला? 40% है ना। हाइड्रोजन का निकला 6.67%, यही ना। और ऑक्सीजन का क्या निकला? 53.33%, ये निकला ऐसे। क्लियर? इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन, इसी का जस्ट उल्टा। तो अभी तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था, वहां से बोला परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालना। अब क्या? अब आपको परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देगा और बोलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। क्लियर? लिखो पहले इंपेरिकल, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले तो समझेंगे चीज क्या है, फिर निकालेंगे कैलकुलेशन। हेडिंग डालिए इंपेरिकल, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। जैसे भी क्वेश्चन था CH3COOH, सर अगर OH का केवल निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं? OH का बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिर्फ OH का निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, सिर्फ कार्बन का निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। OH में जैसे CH3COOH था तो हाँ, O का इंडेक्स वहां पे 2 रखना होगा ना। O का इंडेक्स, O का इंडेक्स सिर्फ OH निकाल रहे हैं ना, तो फिर उसके अंदर O आया और H आया, O का भी एक और H का भी एक। बिल्कुल, जैसे आपके पास मान लो आपके पास है H2SO4 है ना, तो हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो निकालेंगे है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन बता दो, तो भी निकाल देंगे। क्लियर है? सो हमारी बात है, तो भी निकाल देंगे ऐसे। ठीक, ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन बता दो तो भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा हेडिंग क्या? इंपेरिकल, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इंपेरिकल, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सबसे पहली चीज है अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको समझते हैं क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला। लिखिए, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी compound. It is the simplest formula of any compound which gives, it is the simplest formula of any compound which gives idea about, which gives idea about, which gives idea about simple ratio of the elements, simple ratio of the elements, simple ratio of the elements present in that compound, present in that compound. क्लियर है? ठीक, अगला पॉइंट लिखेगा, it does not give information about, it does not give information about total number of atoms, total number of atoms in the molecule, total number of atoms in the molecule. It does not give information about total number of atoms in the molecule, as well as no information about, as well as no information about, no information about structure of the molecule, structure of the molecule, structure of the molecule or compound, structure of the molecule or compound. क्लियर? हमें ये नहीं मालूम कि उस कंपाउंड के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं सब मिला करके, ये भी नहीं मालूम। अलग अलग एलिमेंट के टोटल एटम्स कितने हैं ये भी नहीं मालूम। क्लियर? ठीक, उनका स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम कि साहब कि कोई एटम दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ा हुआ है, इन सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, उनका सिंपलेस्ट रेशियो। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन देता है वो सबसे मिनिमम इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज मिनिमम इंफॉर्मेटिव फॉर्मूला, बट फिर भी आपको हिंट तो मिल रहा है। क्लियर है? जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हिंट तो मिलता, क्लियर है, कि क्या हो सकता है, तो ऐसे ही आपको एक हिंट मिल रहा है। ठीक,
जैसे अगर हम बोलें एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH है, व्हाट विल यू से? CH होने का मतलब क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है। तो यहां से अगर मैं एक्चुअल कंपाउंड लिखना चाहूं तो मैंने लिख दिया C6H6, तो 6:6 या 1:1 सिंपलेस्ट रेशियो। बोलेंगे बिल्कुल सही है। किसी ने दूसरा बोला कि साहब यही C2H2 लिख रहा हूं मैं, बोलेंगे ये भी सही है। क्लियर है? ठीक। तो क्या आप सिर्फ इसके बेसिस पे आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास निकलेगा उस मास को बोलेंगे इंपेरिकल मास। क्या बोलेंगे? इंपेरिकल मास। तो लिखिए इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स इंपेरिकल मास। इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स इंपेरिकल मास। इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स इंपेरिकल मास। क्लियर? इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स इंपेरिकल मास। तो मान लो अगर मैंने बोला इसका इंपेरिकल मास कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? जोड़ दो कौन कौन सा आइटम है। कार्बन 1 है तो कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1, जोड़ के कितना आया? 13। ये क्या आया? 13। यू बोलो, AMU बोलो, ग्राम पर मोल बोलो, व्हाटएवर। क्लियर? तो ये क्या है? इसका इंपेरिकल मास है। एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है ना, या ये है? क्लियर है? अगर मैंने ये बोला तो अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कि कार्बन का 2 एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो ऐसा फॉर्मूला जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताए, किसका? अलग अलग एलिमेंट का भी और इकट्ठे सबका, तो हम ऐसे फॉर्मूला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लिखिए अगला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखिए फॉर्मूला which gives idea about simplest ratio of the elements, which gives idea about simplest ratio of the elements as well as simplest ratio of the elements as well as total number of atoms of different elements, total number of atoms of different elements, total number of atoms of different elements। क्लियर है? समझ में आ रही बात? is called molecular formula, is called molecular formula। क्लियर है? जैसे C2H2 इथाइन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C6H6 बेंजीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इथाइन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 2 एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम है। क्लियर? अगर हम इसका मास निकालना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मास क्या हो जाएगा? बोलो। इसका मास हो जाएगा कार्बन का 2, तो 2 इंटू क्या? 12, और प्लस हाइड्रोजन का 2, तो 2 इंटू क्या? 1, तो टोटल कितने हो गए? 26। कितने हो गए? 26। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। मान लो हम इसका मास निकालना चाहें तब क्या बोलेंगे? इसका मास भी निकालना चाहें तब क्या बोलेंगे? ये 6 इंटू कितना? 12, और प्लस 6 इंटू कितना? 1, तो टोटल कितना हो गया? 72 प्लस क्या? 6 बराबर क्या? 78। क्लियर? ये जो दोनों चीजें हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको? मॉलिक्यूलर मास। वो मास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आए इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? अब एक बात फिक्स है, क्या? कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास, इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या? इन दोनों का रेशियो जब भी करेंगे तो वो रेशियो क्या आएगा? एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा। क्लियर है ना? क्या बोलेंगे कि साहब एम्पेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन empirical mass must be equal to n. What is n? n is integer 1 2 3 4 5 etc.
क्लियर है? जैसे अगर हम यहां लिखें तो ये तो मॉलिक्यूलर मास है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोच के देखो, 26 ये तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वो क्या है, वो तो 13 है, तो 13 हो गया, तो कितना मिला? 2। तो बिल्कुल ये इंटीजर है, ये सर ना हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? 78 अपॉन क्या? 13, कितना मिला? 6। यही n कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? n। क्लियर? इसका मतलब क्या, अगर हमें इंपेरिकल मास पता है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास पता है और n से डिवाइड कर देंगे तो इंपेरिकल मास मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इसी n की जरूरत पड़ेगी कब? जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तब। क्लियर है? तीसरी चीज क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरी चीज क्या है? नोट कर लिया ना? तीसरी चीज क्या है? स्ट्रक्चरल। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमें सिर्फ क्या बताया? ये हमें सिर्फ ये बताया कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर के अलग अलग एलिमेंट के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ ये बताया। लेकिन उनका स्पेस में प्रेजेंटेशन, उस मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट ये नहीं बताया। क्लियर है? अरेंजमेंट ये नहीं बताया। ये कौन बताता है? वो जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हेडिंग लिखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए, द फॉर्मूला विच गिव्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन, which gives complete information about the formula which gives complete information about any molecule is known as structural formula। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें सिंपल रेशियो भी बताएगा, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स भी बताएगा, और उनका आपस में अरेंजमेंट भी बताएगा। तो इसका मतलब पूरा फोटो ही दिखा देगा मॉलिक्यूल का। तो जब मॉलिक्यूल का पूरा फोटो स्ट्रक्चर ही पता चल गया तो हम तो गिनना लेंगे कितने एटम्स हैं और उनको डिवाइड करके रेशियो ना निकाल लेंगे। तो मोस्ट इंफॉर्मेटिव कौन सा होगा? स्ट्रक्चरल। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब लिखिए इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन। नाउ मूल कॉन्सेप्ट में अपना काम किस चीज का है? कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर सवाल आता है ना? लिखिए इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला from percentage composition of elements, percentage composition of elements, from percentage composition of elements। क्लियर? इसके लिए क्या होगा? आपको अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज दे दिया जाएगा कि साहब इतना इतना परसेंट उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? अब आप बताओ उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? अगर उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया तो पहले हम तो इंपेरिकल निकाल चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास दे दिया इसका मतलब इंपेरिकल निकाल करके इंपेरिकल मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वहां से डिवाइड कर लेंगे तो n फैक्टर आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। क्लियर? तो अगर सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा तो मॉलिक्यूलर मास हो सकता है ना दे, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा तो आपको मॉलिक्यूलर मास देगा ही देगा, या हो सकता है किसी इनडायरेक्ट वे में दे, जैसे मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या? वेपर डेंसिटी के टर्म से पूछ सकता है, 2 × वेपर डेंसिटी। क्लियर है? ठीक, या स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म से पूछ सकता है। क्लियर है? तो क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है कि आपको सवाल देगा जैसे मान लो इसी का हम परसेंटेज दे दे, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं, कि हमने ऑलरेडी यहीं से तो कैलकुलेट किया था ना परसेंटेज, हम इसी को पलट देंगे। अब आपको ये क्वेश्चन बना देंगे तो आंसर तो ये निकलेगा, निकलना चाहिए। लेट अस सी, हमने बोला कि मान लो एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं। कार्बन है 75% और हाइड्रोजन है 25%। बताओ उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? क्लियर? और अगर बोला गया उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम पर मोल है या 16 U है, तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता दो। क्लियर है?
ठीक है, तो अब इसके लिए सिंपल सिंपल क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ कॉलम्स बना लेते हैं, है ना। तो पहला कॉलम बनाते हैं हम लोग एलिमेंट का, किसका, एलिमेंट का। दूसरा कॉलम क्या बनाते हैं, उसी का परसेंटेज, है ना। तीसरा क्या बनाते हैं, इसी परसेंटेज को मान लेते हैं मास। चौथा क्या बनाते हैं, इससे निकाल लेते हैं मोल। और पांचवा क्या बनाते हैं, इससे कर देते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। यही ना, क्लियर है। तो अब क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ अपने पास, तो अपने पास दे रखा है कार्बन, है ना, और क्या दे रखा है, हाइड्रोजन। तो कार्बन का परसेंटेज क्या दे दिया, 75, यहां पुट कर देंगे। हाइड्रोजन का 25। अलग अलग तरीके, हम सिंपल तरीका अप्लाई करेंगे। क्या, जो परसेंटेज दिया है, टोटल का मास मान लो 100 ग्राम। आपको थोड़े बोला कितना ग्राम है, आपको बोला इतना परसेंटेज है, तो हम मान लिए टोटल 100। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, इसका मास कितना हो जाएगा, इफ द मास ऑफ कंपाउंड इज लेट द मास, टोटल मास ऑफ द सैंपल इज 100 ग्राम। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, बोलो, इसका कितना आएगा 75 ग्राम, और इसका कितना आएगा 25 ग्राम। मास निकल गया, जो परसेंटेज दिया हो उसी को मास मान लो। क्लियर। अगर ये निकल गया तो अब जरा मोल निकालो, कैसे निकलेगा, तो मास बटा मोलर मास। इसका मास कितना 75, और मोलर मास कितना होता है, जो इसका एटॉमिक मास है, कितना 12। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो तो यहां मिलेगा 4, यहां मिलेगा 25, तो 25 बटा 4। क्लियर। इसका मोल निकालना है, तो गिवन मास 25, एटॉमिक मास 1, तो ये कितना निकलेगा 25 बटा 1 बराबर कितना 25। ये निकल गया दोनों का मोल। अब जो मोल निकल गया तो इससे तो रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं सबको। तो सबसे छोटा कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, है ना। तो इसी से सबको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे इसी से इसी को, तो कितनी वैल्यू आएगी 1, और इससे इसको, तब क्या करोगे, रफ में कर लो, 25 डिवाइडेड बाय 25 बटा 4, तो कितना आएगा, ये 4 गया ऊपर, कितना आ जाएगा बोलो 4, नहीं आ गया। क्लियर। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, इन एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो ही ना। तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया 1:4। इसको यहां लगा दे, इसको यहां लगा दे, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया सर, C1H4। क्लियर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकाल लेंगे, तो इंपेरिकल मास कितना आएगा 12 4 16। क्लियर। अब बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए, तो n निकालोगे, n बराबर क्या था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या, इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना 16 दिया हुआ है ना, और इंपेरिकल मास कितना निकला 16, है ना। तो n फैक्टर कितना आया 1। क्लियर। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। यस और नो। तो n की वैल्यू कितनी है 1, इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला की वैल्यू कितनी है C1H4। C1H4 इस 1 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना रहा C1, 1 इंटू 4 बराबर कितना हो गया H4। तो क्या हुआ, क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही रह गया। क्यों रह गया, बिकॉज n की वैल्यू 1 है। क्लियर है। हम लोगों ने n तो बोला ही हुआ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज n इज इंटीजर। सेम ऐसे ही सवाल वहां के लिए कर लेंगे, है ना, C2H6 के लिए। तो वहां इंपेरिकल फॉर्मूला अपने निकलेगा C1H3। क्या निकलेगा C1H3। करो फटाफट। अब उसको परसेंटेज ले लो, 80 और 20% से चालू करो और आगे बनाओ, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। अगला सवाल इसी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन है, अब ये है 75 की जगह 80%, और हाइड्रोजन ये हो गया 20%। So you have to find out empirical formula, same question. And now molecular mass given is 30 gram per mole. Clear. Then you have to also find molecular formula from this given data. ये जो लाल वाला डेटा है दिख रहा है, करिए कैलकुलेट। ठीक, चलिए। तो क्या करेंगे, बस इसी की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये बिठा देंगे वैल्यूज, है कि नहीं। तो इसी में वैल्यूज बिठा दो। जब इसमें वैल्यूज बिठा देंगे तो सेम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आएगा, सबसे पहला काम क्या होगा कि साहब कार्बन है और कौन है, हाइड्रोजन है, यही दो तो एलिमेंट हैं, है कि नहीं।
ठीक है, तो अब क्या करेंगे बोलो, कार्बन कितना दिया है, सॉरी 80 है, ये 8 नहीं है 80 है ना, सो इट इज 80%। क्लियर? ये कितना है, ये 20%। ठीक, तो मास कितना होगा, इसी को मान लेंगे मास, ये कितना 20 ग्राम। मोल कैसे निकालेंगे, 80/12, 80/12, और ये क्या हो जाएगा 20/1, तो ये तो रह गया 20। ये 80/12 का मतलब क्या, 4 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर कितना हो गया 20/3, ऊपर कितना हो गया 20, नीचे बच गया 3। ये तो क्लियर? अब निकालना सिंपल रेशियो, तो इन दोनों में छोटा कौन, ऊपर वाला 20/3, उसी से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हो गया 1, और जब इसको डिवाइड किया तब क्या मिलेगा 3, है ना, इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो कितना मिल जाएगा 3। क्लियर? तो सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 1:, इसको यहां इसको यहां। क्लियर? तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या मिला, इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या मिला, तो बोलेंगे C1H3। क्लियर? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंपेरिकल मास निकल जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 12 + 3 कितना 15, यही ना। ठीक, और मॉलिक्यूलर मास इज गिवन इन द क्वेश्चन कितना 30, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 30, इंपेरिकल मास कितना है 15, तो आंसर कितना हो गया 2, सॉरी कितना, n की वैल्यू 2। अब हमने क्या बोला कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज n, 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या, C1H3, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 का मतलब क्या C2, और ये 3 × 2 का मतलब क्या 6, तो क्या हो गया C2H6। क्लियर? ऐसे ही निकाल लेंगे बाकी सबका भी, है ना, मान लो अगले में दे रखा है, ठीक, वहां से भी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। क्लियर? तो इसको बाकी कर लीजिएगा आप, डन। क्लियर? तो ये हो गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला, यहीं पे खत्म। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, और बेसिक में क्या है, सिंपल सिंपल चीज़ें, जैसे लॉज हैं, है ना, लॉ, अलग अलग लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, लिखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट इज, ओहो लाइट गई, गेट खोल लो। दिख रहा है कुछ, पूरा ब्लैक, चलो बंद करते हैं।